हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना 6:30 बजे होती है हमारी। इस बात का ध्यान रहे कि आने वाले जो भी वैकेंसीज हैं, आई हुई वैकेंसीज हैं और उनके एग्जाम होने हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो हम रोजाना सुबह 6:30 बजे लेकर आते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले मोटिवेशन के साथ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मंजिलें भी जिद्दी हैं। जो हमारी मंजिल, हम जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं जिनको मंजिल को प्राप्त करनी है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। देखते हैं कल क्या होगा। आज तो हम इतने तैयारी करने में लगे हुए हैं कि कल क्या होगा देखते हैं। हौसले भी तो जिद्दी हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके हौसले भी हमारे बहुत जिद्दी हैं। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कितनी स्कॉर्पियन श्रेणी की और पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है कि जो भारतीय नौसेना द्वारा है कितनी और स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उनके निर्माण के लिए जो सरकार के पास है जो प्रस्ताव भेजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पनडुब्बी है और वो पनडुब्बी है 3। तो 3 और पनडुब्बी के निर्माण के लिए जो सरकार के पास भारतीय नौसेना ने जो इनका प्रस्ताव भेजा है, इनका निर्माण कौन करेगा? तो इनका निर्माण होता है मंझगांव। कहां पर होता है? मंझगांव डॉकयार्ड। मंझगांव डॉकयार्ड के अंदर जो निर्माण होता है, और ये शिप बिल्डर्स एक कंपनी है मंझगांव डॉकयार्ड, जो शिप बिल्डर्स एक कंपनी है। कहाँ की है? मुंबई की कंपनी है और इनका ये निर्माण करती है। लेकिन इसके साथ में फ्रांस की टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। किसका यूज होता है? फ्रांस की टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। कहाँ पर होता है? मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो एक शिप बिल्डर्स कंपनी है, इसी के साथ इनका है जो निर्माण होता है। इस बात का भी ध्यान रहे कितनी पनडुब्बी का निर्माण होगा, वो पनडुब्बी होगी 3। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है वो सब पहले से ही निर्माण हो चुकी है। और इनकी विशेषता क्या है वो देखो, ये क्यों निर्माण कर रहे हैं। तो इनकी विशेषता है कि ये बैटरी प्लस तेल दोनों ही ये यूजेबल होगी। और एक बार ये जब समुद्र में उतर जाने के बाद कई महीनों तक ये समुद्र में रह सकती है। और इस प्रकार की है कि ये दुश्मन की रडार की भी पकड़ में नहीं आएगी। इतनी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का हाई टेक्नोलॉजी से निर्माण होता है और इनको बार बार समुद्र के किनारे आकर तेल भरने की जरूरत नहीं होगी। ये बैटरी से जो चार्जिंग होगी उसी से ये चल पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारत का जो सबसे पड़ोसी दुश्मन है ना, ड्रैगन, क्या नाम है? ड्रैगन किसको कहते हैं? चाइना को कहते हैं ड्रैगन। और ये जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, ये पड़ोसी दुश्मन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने और 3 पनडुब्बियों का निर्माण करने का प्रयास किया है। सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि सरकार हमें उस प्रस्ताव को मंजूरी दे, जिससे हम आगे इनके प्रस्ताव भेज सके और 3 पनडुब्बी के निर्माण और कर सके। इसके लिए ना भारतीय सेना के को 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा और 12,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट के साथ ही इन 3 पनडुब्बियों का निर्माण होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि जो इससे पहले है ना, इससे पहले से पनडुब्बी का निर्माण हो चुका है। कितनी पनडुब्बी का निर्माण हो चुका है? 6 पनडुब्बी। तो देखो इससे पहले 6 पनडुब्बी कौन कौन सी है? तो देखो 6 पनडुब्बी का निर्माण हो चुका है और वो भी ध्यान रखना। और सबसे पहली पनडुब्बी है वो है कलवरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पनडुब्बियों में से एक है और वो सबसे फर्स्ट पनडुब्बी है वो है कलवरी। दूसरी पनडुब्बी है वो है खांडेरी। तो सबसे पहली कौन सी है? कलवरी और दूसरी है खांडेरी। तीसरी है करंज। कौन सी है तीसरी? करंज। और जो 4th नंबर की है वो है वेला। और जो 5वें नंबर की पनडुब्बी है वो है वागीर। और जो 6th नंबर की पनडुब्बी है वो है वागसी। तो भारत सरकार द्वारा पहले से ही इस पनडुब्बियों के निर्माण को उन लोगों को करके दे चुके हैं भारतीय नौसेना को। और इस पनडुब्बी जो 6 पनडुब्बी है इनका निर्माण हुआ था प्रोजेक्ट 75 के तहत। जो प्रोजेक्ट आया था 75 और इस 75 के तहत भारत सरकार ने 6 पनडुब्बियों का निर्माण करवाया था। उनमें जो सबसे पहली है वो है कलवरी, दूसरी कौन सी है? खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला और 5वीं वागीर और 6 नंबर की प्रोजेक्ट का जो हमारी पनडुब्बी थी वो थी वागसीर। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हमारे राष्ट्रीय जो चिकित्सा आयोग है उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक है और वो है डॉक्टर BN किसे बनाया गया? डॉक्टर BN गंगाधर। तो डॉक्टर BN गंगाधर को है जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का है अध्यक्ष बनाया गया। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब हुआ था? ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये गठन हुआ था 25 सितंबर 2020 को इनका गठन हुआ था। और इनके डॉक्टर जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर BN गंगाधर है, इनको हाल ही में इनका अध्यक्ष बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त
किया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रहे कि किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो नियुक्त किया गया है, तो किया गया है राजेंद्र खन्ना को। किसको किया गया है? राजेंद्र खन्ना को राष्ट्रीय अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार है जो नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों में से एक होता है क्योंकि जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को और हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है जो हम सभी जानते हैं अजीत डोभाल। अजीत जी डोभाल है जो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी। कौन से बैच है? बैच है 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी है जो भारत के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे जो आज भी एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हमारा आज बात को भी ध्यान रहे कि उपराष्ट्रीय जो हमारे सुरक्षा सलाहकार है वो 2 व्यक्तियों को बनाया गया है। कितने व्यक्तियों को बनाया गया है? 2 को। और उसमें जो सबसे पहले है वो है पवन कपूर और दूसरा है वो है टी.वी. रविचंद्रन। तो हमारे उपराष्ट्रीय जो सलाहकार है वो है 2। कौन कौन से? एक तो पवन कुमार और एक है टी.वी. रविचंद्रन और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल और एक अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है वो है राजेंद्र खन्ना। इस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक होते हैं जिनका संबंध सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशन में होता है क्योंकि सबसे बड़ा बात है हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजे गए प्रथम सूर्य मिशन का क्या नाम? तो सबसे आप देखोगे तो हमारी जो अंतरिक्ष स्पेस से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी चर्चा में क्यों है, ये मिशन कब भेजा गया था, इनका क्या उद्देश्य है। तो देखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिनको कहते हैं इसरो, जिनको क्या कहते हैं? इसरो द्वारा भेजे गए प्रथम जो सूर्य मिशन है उनका नाम क्या है? जो सूर्य मिशन उनके द्वारा भेजा गया था इसरो द्वारा, उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। इनको कब भेजा गया था इस बात का ध्यान रहे। तो ये भेजा गया था 2 सितंबर 2023। लेकिन वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, इनका क्या कारण है कि हमने ये क्वेश्चन पुट अप किया? तो सबसे पहले तो ये है कि ये भेजा कब गया था? 2 सितंबर 2013 को भेजा गया था। लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो हेलो ऑर्बिट का पहला इन्होंने चक्कर है जो पूरा कर लिया है। हेलो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट का जो प्रथम चक्र है, चक्र को इन्होंने
पूरा कर लिया है और अपना मिशन का 50 से 60% जो मिशन होता है इनका, वो मिशन अभी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये बहुत नए नए खोजबीन करेगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जो हाल ही में जो हेलो ऑर्बिट का जो इनका प्रथम चक्कर था, इनको घूमने का ये जो प्रथम राउंड था ना, उस राउंड को आदित्य L1 ने कंप्लीट कर लिया है। उनके द्वारा इसरो द्वारा ये भी बताया गया कि इनको बहुत सारी अंतरिक्ष के अंदर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ऐसे ऐसे उनके सामने प्रॉब्लम आई कि आदित्य L1 मिशन खुद ही नष्ट हो सकता था। लेकिन इनको बनाने वाले हमारे देश के साइंटिस्ट, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मजबूत आदित्य L1 का निर्माण किया है। तो इनका उद्देश्य क्या है भेजने का? आदित्य L1 को क्यों भेजा? कि भाई आपने जब इतने 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके आदित्य L1 का निर्माण किया, हम अंतरिक्ष के अंदर भेज रहे हैं, तो इनका भेजने का क्या उद्देश्य है? तो देखो ध्यान में रहे, जो क्रोमोस्फीयर है ना, और जो कोरोना है, क्रोमोस्फीयर और कोरोना पर जो ध्यान है ना, जो ध्यान केंद्रित करते हुए, जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सूर्य की ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि आदित्य L1 को क्यों भेजा गया है, इनका क्या उद्देश्य है। तो क्रोमोस्फीयर और जो कोरोना है, इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सूर्य की ऊपरी परत है ना, उस परत की जो वायुमंडल है उनका अध्ययन करना और उसके बारे में एनालिसिस करना। और उसके बाद देखो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, क्वेश्चन नंबर 5 कि किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक हेल्थ से जुड़ी हुई एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है हेल्थ साथी योजना। क्या नाम है? हेल्थ साथी योजना। और ये की है पेटीएम। जो पेटीएम की जो पेरेंट्स कंपनी है ना, कौन सी? जो पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है ना, 97 कम्युनिकेशन। इस 97 कम्युनिकेशन कंपनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक हेल्थ से जुड़ी हुई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है हेल्थ साथी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति मंथली 35 रुपए जमा कराकर वो भारतवर्ष में कहीं भी इलाज करा सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट ले सकता है, डॉक्टर से विचार विमर्श कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकता है, सॉल्यूशन ले सकता है। इस प्रकार का जो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी कोने के अंदर ये अपना इलाज करा सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट ले सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पेटीएम है, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा टेलो वन्यजीव की भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा टेलो वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज किए गए एक वनवासी मेंढक का क्या नाम है? कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है उनके जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही नई प्रजाति का एक मेंढक खोजा और उस मेंढक की विशेषता क्या है आपको मालूम है? उस मेंढक के सींग आए हुए छोटे छोटे सींग है मेंढक की और उस मेंढक का नाम है जेनोफिस अपाटनी। क्या नाम है मेंढक का? जेनोब्रीस अपाटनी है जो उनका नाम है, इस बात का भी ध्यान रहे। और ये मेंढक की विशेषता क्या है, इनका क्या उद्देश्य है कि ये खोजा गया, ठीक है। और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? ये वन्यजीव अभयारण्य टेलो वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है, ये चीज खोजी गई है। और मेंढक की विशेषता है कि मेंढक के सींग आए हुए और मेंढक बहुत ही सुंदर मेंढक में से एक है, लेकिन ये अलग प्रजाति का है और इनकी सींग लगे हुए हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नई प्रजाति के मेंढक को खोजने को मिला है। तो देखो इस बात का ध्यान रहे कि टेलो वन्यजीव अभयारण्य है का, तो टेलो वन्यजीव अभयारण्य वो है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? भारत के किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेलो वन्यजीव अभयारण्य है। और वहां पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है ना, प्रसिद्ध है। तो देखो और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है? और वो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो भारत के जाने माने राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक माना जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इस बात का भी ध्यान रहे कि हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम वही क्वेश्चन पुट अप करते हैं जो आने वाली वैकेंसीज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, हेल्पफुल साबित हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।